बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है डलवो थ्योरी। जिन साइंटिस्ट ने इसको प्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था, वो हैं डरजैगविन, लैंडो, वर्वी और ओवरबीक। सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरी की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरी कहती क्या है? द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलाइडल सिस्टम इज़ डिटर्मिन्ड बाय द बैलेंस बिटवीन वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेज। अब आपने ये टॉप पढ़ा तो होगा ही कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जैसे कि लाइक चार्जेस जो से होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है जी। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अट्रैक्शन की वजह से फोर्स जनरेट होती है उसे हम कहते हैं वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेज। अब वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेज जो सी हैं ये 3 टाइप्स की इंटरेक्शन की वजह से बनती हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की वजह से, और उसके अलावा एक और फोर्स है, इसकी वजह से जो सा है ये इनके दरमियान जो सी है वो वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती हैं। वो मुझे ज़हन में याद नहीं आ रही, तो हो सकता है बाद में आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होते हैं, मतलब कि जो स्टैटिक चार्जेस होती हैं उनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं उनको, और जो वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जब उनका बैलेंस होता है किसी भी कोलाइडल सिस्टम के अंदर, तो वो स्टेबिलिटी शो करता है किसकी? कोलाइडल सिस्टम की, कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम की। अब जो टोटल इंटरेक्शन एनर्जी होती है बिटवीन पार्टिकल्स, उसको हम कैसे देखते हैं? वो होती है जी VT इज़ इक्वल्स टू VA प्लस VR, ठीक है। मतलब कि VT जो है वो है टोटल इंटरेक्शन एनर्जी, मतलब कि जो चार्जेस हैं वो कितना आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, अब वो किसके इक्वल होती है? सम ऑफ अट्रैक्टिव एनर्जी एंड द रिपल्सिव एनर्जी। मतलब कि उन चार्जेस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी हम सम लेते हैं और वो हमारे पास टोटल इंटरेक्शन एनर्जी कहलाती है। अच्छा, अब देखते हैं आगे इसके कुछ 2 पॉइंट्स हैं उनको। व्हेन 2 कोलाइडल पार्टिकल्स अप्रोच ईच अदर। अब कोई एक कोलाइडल सिस्टम है, कोलाइडल डिस्पर्शन सिस्टम, उसके अंदर 2 पार्टिकल जो से हैं वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं साथ साथ आपको डायग्रामेटिकली भी बताता जाता हूँ कि 2 पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि अट्रैक्शन हो सकती है और रिपल्शन हो सकती है, जैसे हमने देखा। मतलब कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। और जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करती हैं, जिसकी वजह से जो सिस्टम होता है उसके अंदर चार्जेस जो पार्टिकल पे होते हैं वो उन्हें डिस्पर्स रखते हैं पूरे सिस्टम के अंदर, और एग्रीगेशन नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बैलेंस है, द बैलेंस बिटवीन दीज फोर्सेस डिटर्मिन्स। अब ये जो बैलेंस होता है इन फोर्सेस के दरमियान, अब वो बताता है कि अगर तो पार्टिकल डिस्पर्स रहेंगे तो वो स्टेबल सिस्टम होगा, और अगर पार्टिकल एग्रीगेट कर देंगे या फ्लक्यूल्स बना देंगे, फ्लक्चुएशन हो जाएगी, तो ये एक अनस्टेबल कोलाइडल सिस्टम बन जाएगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो कंपोनेंट्स के अंदर हमने इसकी देखनी है कि 2 तरह की फोर्सेस आती हैं। एक वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो कि अट्रैक्टिव होती हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहलाती हैं, और ये उस वक्त बढ़ती हैं जब पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, ये इनके बारे में ऐसे होता है कि रिपल्शन जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं। लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस उस वक्त जनरेट होती हैं जब किसी भी लिक्विड के अंदर हम अपना कोलाइडल पार्टिकल जो है वो डिस्पर्स करते हैं। तो हर कोलाइडल पार्टिकल जो है उसके पास एक चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है जी। अब वो जो सरफेस चार्ज उस पर जनरेट होता है उसकी 3 वजूहत हो सकती हैं, ठीक है जी। कौन कौन सी? सबसे पहली है जी आयनाइजेशन ऑफ सरफेस ग्रुप्स। जो सरफेस पे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है उनके साथ जो कोलाइडल पार्टिकल आते हैं उनकी आयनाइजेशन हो जाती है, मतलब वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंसीडर करें कि आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर लिक्विड मीडियम, ठीक है जी। तो आपने उसको ऐड किया है एक लिक्विड मीडियम के अंदर। अब वो क्या कर रहा है जी कि वो इस तरह आयनाइज हुआ है, हाइड्रोजन उसने
लूज़ कर दिया है और ये अब जो है हमारे पास वो नेगेटिव चार्ज लेयर हो गया। तो इस वजह से जो हमारे पास जो सरफेस होगी इसके एग्जांपल के केस में वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि प्रोटॉन उसने लूज़ कर दिया। प्रोटॉन जो है वो सरफेस पे चार्ज तो नहीं बना सकता, लेकिन ये जो बल्कि ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये चार्ज जो है वो सरफेस पे बना सकता है और ये इस वजह से नेगेटिव सरफेस हो जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है कि एड्जॉर्प्शन ऑफ आइंस। एड्जॉर्प्शन ऑफ आइंस का मतलब होता है कि आइंस जो से हैं वो आइंस के साथ बाइंड करना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो से हैं वो बाइंड करना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन रिपल्शन के केस में जो चार्ज इन पर डेवलप होता है वो इस वजह से होता है कि जब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा और दो जो नेगेटिव हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और तीसरी कंडीशन है डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस, कि आपने वो जो कोलाइडल पार्टिकल्स डाले हैं वो डिज़ोल्व हो गए हैं एज एन आइन। ठीक है जी। अब आयनिक सब्सटेंसेस जैसे कि ये मेटल आइंस होते हैं, इसी तरह ऊपर भी एड्जॉर्प्शन के केस में भी मेटल आइंस की बात आप कर सकते हैं। अब ये देखें, दो चार्जेस मैंने आपको बना के दिखाए हैं, एक पार्टिकल ए है और दूसरा बी है। अब दोनों के पास जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं। जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से इनके दरमियान जब तक बैलेंस रहता है तो ये कोलाइडल सिस्टम की जो थ्योरी होती है ये परफेक्ट रहती है और साथ में हमारा जो डिस्पर्स सिस्टम होता है ये भी परफेक्ट रहता है। लेकिन जैसे ही ये अट्रैक्शन रिपल्शन की जो फोर्सेस होती हैं इनकी एनर्जी वीक या स्ट्रांग होती है किसी एक की भी, तो उस वजह से कोलाइडल सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसी को जो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया है इसी को आपने ज़हन में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने पूरे कोलाइडल सिस्टम के अंदर चलना है आपके साथ। ठीक है, अब जो सरफेस थी मैंने आपको बताया सरफेस के ऊपर तो कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन चार्जेस उस वक्त बनते हैं जब कोई कोलाइडल पार्टिकल जो है वो आके अपना कोई मतलब कि इलेक्ट्रॉन या कोई आयन वगैरह जो है वो लूज़ करता है या गेन करता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो जब ज़्यादा हम ऐड करते हैं, क्योंकि एक डिस्पर्शन सिस्टम बनाना होता है, तो वो सरफेस के ऊपर जो है वो कोई भी मतलब कि नेगेटिव के केस में नेगेटिव चार्जेस सरफेस के साथ अटैच होंगे और जब नेगेटिव अटैच होंगे तो उनके काउंटर आइंस पॉजिटिव होंगे। और अगर पॉजिटिव अटैच है जिस तरह ये है तो उसमें नेगेटिव साथ में एज अ काउंटर आइन अटैच होंगे। ठीक है, अब ये जो पूरी एक लेयर बनी है पॉजिटिव नेगेटिव आइंस की, इसको हम कहते हैं स्टर्न लेयर। स्टर्न लेयर इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एक टाइटली बाउंड लेयर है, किन की? उन पार्टिकल्स की जो आपस में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव के बाद अब नेगेटिव लगेगा तो ये अट्रैक्शन होगी और ये एक टाइट लेयर बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब डबल लेयर के केस में ये होता है कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी इसके आगे स्टर्न लेयर बनती है, फिर डिफ्यूज लेयर होती है और फिर इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन होता है। डिफ्यूज लेयर का मतलब होता है कि जी एक लेयर पॉजिटिव की है और उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो थोड़ी लूज है, उसके अंदर आयंस की इतनी वो कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि स्टर्न लेयर की होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन होता है वो आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो एक न्यूट्रल रीजन होता है। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है। डिफ्यूज लेयर के अंदर क्या होता है जी, लेयर्स बनती हैं, लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वाले नहीं होते जितने कि स्टर्न लेयर पे पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, अब इसकी थ्योरी की तरफ देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, अ चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयंस फॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल जो है वो सराउंड होता है अपोजिटली चार्ज आयंस से, जिससे एक डबल लेयर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये देखिए, आप ये देखिए कि एक पॉजिटिव ये हमारे पास चार्ज है, कौन सा जी, कोलाइडल। ठीक है, अब इसके ये इसके साथ क्या बनना शुरू हो गई है, ये एक लेयर बन गई। अब क्या होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसके साथ ये आके अटैच होते जाएंगे। ठीक है जी, और ये हमारे पास एक क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, किसकी, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस की।
अब जब ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं इस पॉजिटिव के पास, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव के पास अब पॉजिटिव निगेटिव है। तो इसी तरह जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह ये है, ये इसीलिए डिस्पर्स रहते हैं कि आपस में इनकी रिपल्शन भी हो रही होती है और अट्रैक्शन भी हो रही होती है। जहाँ पे कोई एक फोर्स भी एक्सेल कर जाती है, या अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो कोलाइडल स्टेबिलिटी जो सी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, अब स्टर्न लेयर के बारे में देखते हैं। स्टर्न लेयर कौन सी लेयर है? टाइटली बाउंड काउंटर आइंस। देखिए, काउंटर आइंस आपने याद रखने हैं, वो लेयर जहाँ पे काउंटर आइंस जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं पार्टिकल के सरफेस के साथ। अच्छा, आगे है जी डिफ्यूज लेयर। और जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है उसके अंदर स्टर्न लेयर थी पहली, मैं आपको दिखा दूँ साथ साथ। स्टर्न लेयर थी ये वाली, उसके साथ ही डिफ्यूज लेयर। अच्छा, डिफ्यूज लेयर के अंदर क्या होता है कि लूजली एसोसिएटेड आइंस होते हैं दैट एक्सटेंड इनटू सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, जो कि आगे फिर मीडियम के अंदर सराउंड कर रहे होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी इतने ज़्यादा पोटेंशियल उनका नहीं होता। लेकिन ये दोनों जो लेयर्स हैं ये क्या करती हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करती हैं अराउंड द पार्टिकल्स। अब व्हेन टू पार्टिकल्स अप्रोच, जब दो पार्टिकल अप्रोच करते हैं क्या होता है, देयर डबल लेयर ओवरलैप। अब एक पार्टिकल की डबल लेयर बनी हुई है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की, एक और की बनेगी, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे, जिससे क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस हो जनरेट होंगी, और रिपल्शन जो है वो प्रिवेंट करेगी किसको, एग्रीगेशन को, और इस वजह से जो कोलाइडल सिस्टम होगा वो स्टेबल रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ना एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, जीटा पोटेंशियल को। जो जीटा पोटेंशियल होता है ना, वो होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जीटा पोटेंशियल जो सा है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किस किस का, बिटवीन स्टर्न लेयर एंड इलेक्ट्रो न्यूट्रल रीजन। ठीक है, अब जो टोटल जीटा पोटेंशियल होता है वो जब हाई होता है तो उस वक्त स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब सॉरी, जीटा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जीटा पोटेंशियल की वैल्यू जाती है ज़ीरो से आगे प्लस माइनस ग्रेटर देन 40 जो सी होती है वो इसकी स्टेबल वैल्यूज़ में आती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करता है कोलाइडल सिस्टम अगर उसकी जीटा पोटेंशियल की वैल्यू जो सी है वो अबव 40 हो। ठीक है जी। अच्छा, अब जीटा पोटेंशियल जो सा है इसका और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व है इसका बहुत बड़ा आपस में रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व के साथ रिलेशन है, इसी तरह इसका इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी के साथ भी है। उसके अंदर ये क्या होता है कि जो स्टर्न लेयर होती है उसका, और ये स्टर्न लेयर है, अब इसका पोटेंशियल आपको पता है ज़्यादा ही होगा, और ये जो सा है इसका कम होगा। इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। ठीक है जी। अच्छा, अब इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।